हेलो फ्रेंड्स, आज का डेट है 22 नवंबर का पेपर देख रहे हैं अपन आज द हिंदू। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे नेतन्याहू हमास चीफ हिंट अ डील ऑन गाजा ट्रूस। आपको पता होगा कि कल ही न्यूज़ आई थी कि दे आर थिंकिंग ऑन अ डील। ठीक है, एक सीज फायर के लिए वो डील साइन करेंगे ऐसा बोल रहे थे। लेकिन अभी जो कतर है जो मिडल इस डील को ब्रोकआउट कर रहा है, उन्होंने भी बोला है कि डील फाइनल हो सकती है। और जो नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी बोला है यस, देयर विल बी अ गुड न्यूज सुन। देखते हैं न्यूज में क्या है। लीडर ऑफ हमास इस्माइल हनीयाह said on Tuesday that the truce agreement with Israel was close, and Prime Minister Benjamin Netanyahu said hope for a good news soon about the hostages। तो इस डील के अंदर अपने को अपन कल ही पढ़ा था कि 50-50 होस्टेजेस पर डे ये रिलीज करेंगे। ठीक है, और जो इसराइल के पास भी जो इन्होंने कैप्चर किए लोग हैं हमास के, वो भी वो छोड़ेंगे। ये बात याद रखिए कि इसराइल ने भी कुछ हमास लोग कैप्चर किया है, तो वो भी वो छोड़ेंगे। और इसके अंदर वो 5 दिन के या फिर कुछ टाइम पीरियड तक वो सीज फायर करेंगे कि वो ये नहीं करेंगे। और इसी सीज फायर के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है यूनाइटेड नेशंस की, वो भी पहुंच सकती है, ये इन्होंने बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो डील अभी तक साइन नहीं हुई है। दिस वॉज इकोड बाय द यूएस ऑफिशियल हु सेड इट वॉज अ क्लोजेस्ट वी हैव बीन टू हॉस्टेज डील। तो उन्होंने यूएस ने भी कंफर्म किया है कि हाँ हो सकती है डील, अभी हम उसके नजदीक है। द डील एज described by the first source envisaged as the release of around 50 civilian hostages by the Hamas and of female and minor Palestinian डिटेंटीज फ्रॉम द इसराइल कस्टडी। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसराइल ने भी कुछ फीमेल एंड माइनर्स पैलेस्टीनियन को उनको ये कर लिया, कस्टडी में लिया है उनके, तो उनको भी छोड़ा जाएगा। एज वेल एज अ मल्टी डे पॉज इन फाइटिंग। हमास ऑफिशियल ने क्या बोला है, बोथ साइड वुड फ्री वुमन एंड चिल्ड्रन and details would be announced by Qatar which is the mediating in the negotiation। तो ये डील को मीडिएट कौन कर रहा है, तो कतर कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें याद रखिए, डील अभी तक फाइनल नहीं हुई, तो इसके लिए इतना ही इसके बारे में देखेंगे अपन। नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है। एट ब्रिक्स समिट जी कॉल्ड फॉर इमीडिएट सीज फायर इन द गाजा। ठीक है, जी जिनपिंग ने जो ब्रिक्स का वर्चुअल समिट हो रहा है, तो वहां पे उन्होंने बोला है कि जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में, उस पर अभी इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन लॉस नहीं होना चाहिए अभी कुछ। तो यहाँ पे उन्होंने ये बातचीत की है। देखते हैं, पूरा ब्रिक्स के बारे में भी डिटेल में देखेंगे और न्यूज में भी देखेंगे क्या है। ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट्स शुड इमीडिएटली सीज फायर एंड सस्पेंड हॉस्टिलिटीज। ये किसने बोला है, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग सेड एड्रेसिंग द वर्चुअल समिट ऑफ ब्रिक्स लीडर्स ऑन ट्यूसडे। तो ये समिट कैसे हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है, मतलब इंटरनेट पे हो रहा है। और इसको कौन अटेंड कर रहे हैं, मोदी जी की जगह, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जगह फॉरेन फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इसको अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। और यहाँ पे एस जयशंकर जी ने भी कंडेम किया, कंडेम द किलिंग्स ऑफ द सिविलियन ऑन इन द कॉन्फ्लिक्ट, ये इंडिया ने भी बोला है। तो चाइना का टांस देखना जरूरी है, तो देखते हैं इस न्यूज को थोड़ा और। द जी जिनपिंग कॉल फॉर अ सेफ पैसेज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड प्रेस फॉर एन एंड टू फोर्स लोकेशन ऑफ गाजा स्ट्रिप सिविलियंस पॉपुलेशन। जो इसराइल फोर्सफुली उन लोगों को बोल रहा है नॉर्थ गाजा छोड़ो आप और साउथ गाजा में जाओ, वो आप रोकना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। Chinese president addressed that the only way out of the long-standing Israel-Palestine crisis is to implement the two-state solution। अभी यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है कि जी जिनपिंग ने क्या बोला है कि टू स्टेट सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करना ही एक सोल्यूशन है। टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, सही सोच रहे हो आप। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब यही है कि इसराइल और पैलेस्टीन दो कंट्री एग्जिस्ट करेंगे, दोनों आप एक दूसरे की बाउंड्री को रिस्पेक्ट करेंगे, बाउंड्रीज को, और दोनों इंटीग्रेट रहेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये इंडिया का भी स्टांस यही है और चाइना का भी स्टांस यही है अभी के हिसाब से। इसका एक्सटेंशन न्यूज देखेंगे, नीचे आया है पेज नंबर 12 के ऊपर। मिस्टर जी sought to restore the legitimate rights of the Palestinian nation and establish a sovereign independent state of Palestine। ठीक है, ये इन्होंने बात की कि पैलेस्टीन को एक sovereign independent स्टेट डिक्लेयर किया जाए और उनके राइट्स उनको दे दिए जाए। ही cautioned that without a fair solution of Palestinian question there would no lasting peace and stability in West Asia। तो इन्होंने बोला है कि आपको वेस्ट एशिया के अंदर पीस चाहिए तो आपको पैलेस्टीनियन को स्टेट रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। He argued that the Israel to stop the targeting
पैलेस्टीनियन सिविलियंस एज अ कलेक्टिव पनिशमेंट, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला है उन्होंने। जो आप सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं इसराइल को, उन्होंने बोला है कि आप उसको कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते, किसी लोगों ने ये अटैक किया उसके बदले आप पूरे सिविलियंस को पनिश नहीं कर सकते, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, Mr. Jaishankar expressed India's concern about the situation in Gaza and called for a direct and meaningful negotiation between Israeli authorities and Palestinians। तो जो एस जयशंकर है जो अटेंड कर रही मीटिंग को, उन्होंने यही बोला है कि डायरेक्ट एंड मीनिंगफुल नेगोशिएशन होना चाहिए इजरायली अथॉरिटी एंड पैलेस्टीन अथॉरिटीज के बीच में। मीनवाइल अभी साउथ अफ्रीका में थोड़ा इशू हुआ है। साउथ अफ्रीका ने क्या किया है, जो इसराइल के डिप्लोमेट्स है उनको बोला कि आप निकल जाओ हमारे कंट्री से, एंड दे हैव सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन क्लॉज। ठीक है, देखते हैं। मीनवाइल द साउथ अफ्रीका एंड इसराइल हैव स्टेप अप अ डिप्लोमेटिक वॉर with the South African government formally referring Israel to the International Criminal Court to investigate for alleged war crimes over its bombardment of Gaza Strip in retaliation for Hamas attack। तो साउथ अफ्रीका ने ये बोला है कि जो आपने बम्बार्डमेंट किए, बॉम्ब्स डाले गाजा के ऊपर, उसके लिए आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर आपके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और आपको वो सारी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने चाहिए, ये साउथ अफ्रीका ने बोला है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए आप। तो ब्रिक्स समिट के बारे में इतना ही है न्यूज़ के अंदर, थोड़ा बेसिक समझेंगे। देखिए ब्रिक्स का अभी समिट हो गया था, तो पहले देखेंगे ब्रिक्स के अंदर कितने कंट्रीज हैं। ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 कंट्री आते हैं ब्रिक्स के अंदर। लेकिन जो समिट हुआ था अगस्त 2023 में, तो वहाँ पे ये बोला गया कि ब्रिक्स का एक्सपांशन होगा। तो उसमें कौन कौन से कंट्री ऐड होंगे? फॉलोइंग द डिसीजन इन अगस्त 2023, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर टू ज्वाइन द ग्रुप ऑन द जनवरी 2023। द फ्यूचर नेम विल बी द ब्रिक्स प्लस। ठीक है, ब्रिक्स का नाम बदल के ब्रिक्स प्लस होगा जब जनवरी 2024 में ये सारी कंट्रीज को ज्वाइन करेंगे। अभी इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना में अभी इलेक्शंस हुए, वहाँ पे नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है और वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जेवियर मिली। तो ये थोड़े प्रो यूएसए हैं और इन्होंने अपने कंट्री में बहुत सारी चीज़ें बोली। इन्होंने बोला है कि हम हमारी कंट्री के अंदर अपना खुद का जो करेंसी है उसको एबोलिश कर देंगे और यूएस डॉलर इम्प्लीमेंट करेंगे। हम गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम करेंगे। इनका कहना, इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। इनका कहना ये है कि जब आप बोलते हो कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, गवर्नमेंट ने जॉब देनी चाहिए, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स लेना पड़ेगा तो वो पब्लिक के ऊपर ही बर्डन आएगा। इसलिए लेस गवर्नमेंट जब होगी तब पब्लिक के जो टैक्स मनी है वो वेस्ट नहीं होगा और प्राइवेट सेक्टर अपना अपना काम करेगा, ये इन्होंने बोला है यहाँ पे। तो ये थोड़े प्रो यूएसए है ये। तो ये अपनी करेंसी भी वैनिश करेंगे और बोलेंगे डॉलर ही आज से अपनी करेंसी होगी। ये इन्होंने सारी चीज़ें बोली हुई इलेक्शन से पहले। अभी ये इलेक्ट हो चुके हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। जो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है अर्जेंटीना लाइकली नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर वाज कोटेड एज सेइंग दैट हर कंट्री वुड नो लॉन्गर टू डू सो। तो ब्रिक्स को ज्वाइन करना उन्होंने बोला है कि हम नहीं करेंगे। देखेंगे चाइना रिफॉर्म्स द सपोर्ट फॉर द न्यू नेशंस ज्वाइनिंग द ब्रिक्स एज अर्जेंटीना सिग्नल्स रिजेक्शन। तो जो नए उनके फॉरेन मिनिस्टर आएंगे उन्होंने बोला है कि हमें कोई इच्छा नहीं है इसको ज्वाइन करेंगे, हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अभी तक उन्होंने फॉर्मली ऐसा नहीं बोला है, लेकिन ये बातचीत हो रही है इंटरनेशनल इसमें। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक इसराइल से रिलेटेड और एक न्यूज़ है। इसराइल लिस्ट लश्कर तैयबा एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लश्कर तैयबा ने को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया गया है इसराइल ने। इंडिया ने इनको ऐसा फॉर्मली बोला नहीं था कि आप डेजिग्नेट करो, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से कर दिया है। तो आपको ही पता होगा, अपन ने अभी तक हमास को डेजिग्नेट नहीं किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसी के लिए इन्होंने इसको डेजिग्नेट किया है। इनका कहना है कि 26/11 का जो अटैक था इसके अंदर लश्कर तैयबा था, तो उससे पहले हम आपको डिक्लेयर कर दिया उन्होंने इसको एज अ टेररिस्ट। अहेड ऑफ अ 15th एनिवर्सरी ऑफ द 26/11 मुंबई टेरर अटैक, इसराइल ऑन ट्यूजडे लिस्टेड द पाकिस्तान एज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान की जो बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा एज अ टेरर आउटफिट, तो उसको टेरर आउटफिट उन्होंने डिक्लेयर किया है। एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रॉम तेल अवीव said the move is synchronized with Israel's attempt to support a global war on terror। ठीक है, इसराइल ने ये बोला है, तेल अवीव उनकी कैपिटल इसराइल की, तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो मूव की है हमने वो टेरर को, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के लिए ये मूव की है। ठीक है, डिस्पाइट नॉट बीइंग
रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के गवर्नमेंट ने इनको रिक्वेस्ट नहीं किया था टू डू सो। द स्टेट ऑफ इजराइल हैज फॉर्मली कंप्लीटेड ऑल द नेसेसरी प्रोसीजर्स एंड हैड satisfied all the requirement check and regulation to the result of introducing Lashkar-e-Taiba into the Israeli list of illegal टेरर ऑर्गेनाइजेशन सेट द ऑफिशियल्स। तो इन्होंने ये बोला है। ठीक है, तो देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, इंडियन गवर्नमेंट भी क्या डिक्लेयर करती है हमास को एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन या नहीं, या फिर थोड़ा टाइम लेगी, इतना फास्ट फास्ट नहीं करेगी। देखते हैं क्या होता है। बस अभी के लिए इतना याद रखिए कि लश्कर ए तैयबा जो है उसको टेरर आउटफिट डिक्लेयर कर दिया गया है और ये पाकिस्तान बेस्ड है, इसको इसराइल ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। यहाँ पे G20 का एक वर्चुअल मीटिंग चालू है, उससे रिलेटेड न्यूज है। चाइनीज प्रीमियर ली क्वेन टू अटेंड द G20 मीटिंग। ठीक है, चाइना ऑन ट्यूजडे अनाउंस दैट द प्रीमियर ली क्वेन विल अटेंड द G20 लीडर्स समिट एट इंडियाज इन्विटेशन। तो इंडिया ने इनको इन्वाइट किया, तो उसको अटेंड करेंगी इंडिया चाइना की तरफ से चाइनीज प्रीमियर ली क्वेन। ठीक है, द G20 वर्चुअल समिट ऑन ट्यूजडे को हो गए और ये वर्चुअली होगा। ब्रिक्स का भी वर्चुअली हो रहा है, याद रखिए। विल टेक फॉरवर्ड की आउटकम्स एंड एक्शंस पॉइंट फॉर्म अप एट द एनुअल कॉन्क्लेव ऑफ द ग्रुपिंग इन सितंबर इन इंडिया प्रेसिडेंसी। आपको पता होगा 9 एंड 10 सितंबर को न्यू दिल्ली के अंदर G20 का समिट हुआ था। ठीक है, वहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन किया गया था और वहाँ पे कंसेंसस बने थे, तो उसी का ये एक फॉलो अप मीटिंग है, यही उन्होंने बोला है। द समिट विल आल्सो डिवेल इनटू द इम्पैक्ट ऑफ द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर एंड इजराइल हमास वॉर। तो इस पे भी ऊपर चर्चा वगैरह होगी इन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, अभी थोड़ा G20 के बारे में देखेंगे। G20 का क्या है। द ग्रुप G20 कंप्राइज ऑफ 19 कंट्रीज। इसमें 19 कंट्रीज आते हैं। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, इटली, ठीक है, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया इंपॉर्टेंट कंट्री, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द टू रीजनल बॉडीज। ये इंपॉर्टेंट है, एक तो यूरोपियन यूनियन और सेकंड कौन है? अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये दो रीजनल बॉडीज है, इसके अंदर आती है। ठीक है, G20 रिप्रेजेंट 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो ये सारा फैक्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। G20 कंसिस्ट ऑफ द टू पैरेलल ट्रैक्स, दो पैरेलल ट्रैक्स की बातचीत होती है वहां पे, एक तो फाइनेंस ट्रैक पे ऊपर और एक शेरपा ट्रैक के ऊपर। ठीक है, ये बात भी याद रखिए, दो पैरेलल ट्रैक्स उसके अंदर थे G20 के अंदर। तो अभी G20 का भी एक्सपेंशन हुआ है और अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने एज ए मेंबर ऐड किया है। ठीक है, तो इतना याद रखिए। अफ्रीकन यूनियन में 55-54 कंट्रीज आते हैं। ठीक है, तो वो भी याद रखिए। यूरोपियन यूनियन में भी ग्रुप ऑफ यूरोपियन नेशंस है। तो फर्स्ट पेज पे इतना ही है और देखते हैं एडिटोरियल में। यहाँ पे एक ऐसे ही नॉर्मल एडिटोरियल है, ज़्यादा कुछ फैक्ट्स नहीं निकल रहे, जनरल पॉइंट्स निकल रहे हैं। चाहे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है अपने हेल्थ के ऊपर, तो ये इन्होंने बताया कि अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होनी है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ठीक है, तो ये UAE में मीटिंग होगी, तो उससे पहले इन्होंने बोला है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो कंट्री की हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे, दो तरीके से करता है। डायरेक्टली मतलब आप को डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से यू हैव इंक्रीज इन डिसीजेस, और इनडायरेक्टली मतलब जैसे कि नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीज वगैरह, इसकी वजह से आपको इलनेस आती है, वो चीज़ होती है यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे एस्टिमेट दिया गया है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाता है तो मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया विल बी मतलब वहाँ पे आप रह नहीं सकते। ठीक है, ये एक रिपोर्ट ने बोला है। और 2023 को जो बोला गया है, तो दुनिया का सबसे गर्म मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर हीट वेव्स रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री 2023 का, इस ईयर में हाईएस्ट हीट वेव्स आई है, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, क्लाइमेट इमरजेंसी जैसे कि फ्लड, साइक्लोन्स, एक्सट्रीम हीट्स, ये बढ़ेंगे। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो क्लाइमेट इमरजेंसीज बढ़ेंगी। ठीक है, इसका दो डबल बर्डन आएगा, एक तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इसमें बढ़ेंगे।
ठीक है। जैसे कि कम्युनिकेबल क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर्स सच एस मॉस्किटो, ट्रिक्स और जो अननोन वेक्टर्स है वो भी बढ़ेंगे, और इसकी वजह से जो इन्फेक्शन का एक सीजनैलिटी होता है, इस टाइम पे मलेरिया होगा बारिश के बाद वगैरह, ऐसे वो सीजन्स भी चेंज हो जाएंगे, वो अब्रप्ट हो जाएंगे, क्योंकि कभी बारिश हो जाएगी, कभी भी धूप ज़्यादा गिर रही है, तो वो पता नहीं है, और नए नए पैथोजन भी इससे इमर्ज हो गए, ये इन्होंने बोला है। और उसके बाद जहाँ पे वो डिसीज एग्जिस्ट भी नहीं करते, जैसे कि हिमालयन स्टेट के अंदर कुछ मॉस्किटोज नहीं मिलते थे, कुछ डिसीजेस नहीं रहते थे, लेकिन अभी भी वहाँ पे अपने को बैक्टीरियाज मिल रहे हैं, वो डिसीजेस अपने को मिल रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से वी आर हैविंग दैट, क्योंकि स्प्रेड होगा फास्टली, अगर क्लाइमेट चेंज ज़्यादा होगा तो डिसीज का स्प्रेड बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ह्यूमन की, अगर वो क्लाइमेट चेंज होगा तो उसको वो अफेक्ट करेगी, न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी तो बॉडी की रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम होगी, और वो डिसीज से जल्दी अफेक्ट हो पाएगा, ये इन्होंने बोला है। ठीक है। जैसे कि फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से, एक ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होना, ठीक है, ज़्यादा सूखा गिरना, ये सारी चीज़ों की वजह से एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम फ्लड, ठीक है, इसकी वजह से नए नए डिसीजेस आ रहे, तो इसके ये पानी को कंटामिनेट कर रहे हैं। ठीक है। तो फूड बॉर्न पैथोजेंस डिसीजेस इसका बढ़ चुका है अभी इम्पैक्ट। ठीक है। और ये हो गया कम्युनिकेबल डिसीज का। अभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर अगर आप देखोगे, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया ये वगैरह, तो इसकी मेंटल हेल्थ, ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज और मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर भी क्लाइमेट चेंज का अच्छा इफेक्ट गिरता है। जैसे कि अगर हीट बढ़ती है, फिजिकल एक्सर्शन बढ़ता है, डिहाइड्रेशन बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो लेबर्स होते हैं तो उनको किडनी में इंजरीज हो सकती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। एंड ये इंडिया के अंदर अनकंट्रोल डायबिटीज भी बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है। और पोल्यूशन के तो आपको तो पता ही है, लंग्स को अफेक्ट करते हैं, और वो भी इनडायरेक्टली किलिंग, इट इज रिड्यूसिंग योर एज। ठीक है। और इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं है, अर्बन आइसलैंड इफेक्ट मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही एरिया में ज़्यादा जैसे कि कॉन्क्रीटाइजेशन हो जाता है, जिस एरिया में अपन रहते हैं, तो वहाँ पे पानी वानी ड्रेन नहीं हो पाता। ठीक है। ज़मीन के अंदर पानी नहीं जाता ज़्यादा, और वहाँ पे एक्सटर्नली अगर आप बाहर के देखोगे, जहाँ पे ग्रीनरी और जहाँ पे लैंड कॉन्क्रीटाइजेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। सराउंडिंग एरिया से वो ज़्यादा वार्म रहेगा, स्पेशली एट नाइट, ये इन्होंने बोला है। तो इसको बोलेंगे अर्बन आइलैंड इफेक्ट। तो ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अपने को इसको मिटिगेट करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। इसके लिए अपने को हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड जो डाटा है वो कलेक्ट करना चाहिए। जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसके ऊपर रिसर्च होगा तो पॉलिसी बना के उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये ग्लोबल, रीजनल, लोकल लेवल के ऊपर अपने को काम करना चाहिए। ठीक है। तीनों लेवल पे इसका काम होना चाहिए। एंड इंडिया के अंदर जो रिकॉग्नाइज्ड क्लाइमेट चेंज है उसका हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। रिसर्चर को इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। वो रिसर्चर जब वर्क करेंगे तो उसको यूज़ करके पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाएंगे, ये इन्होंने बोला है। तो मैंने बोला था जेनरिक सा आर्टिकल है, बट स्टिल इट इज़ वर्दी टू डिस्कस। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। द मिलिट्री एड अनाउंस्ड बाय जर्मनी टू यूक्रेन। तो इतना याद रखिए कि जर्मनी यूक्रेन को पैसे दे रही है इन यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर। ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। ओईसीडी की एक रिपोर्ट आई है क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन थोड़ा सा है। और न्यू रिपोर्ट पब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट शोड दैट द इकोनॉमिकल डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि यूएसए हो गया जो कि डेवलप कंट्री इकोनॉमिकली, फेल शॉर्टफॉल ऑफ देयर प्रॉमिस टू jointly mobilize the 100 billion a year towards climate mitigation and adaptation needs of the developing countries in 2021, 1 year past 2020 डेडलाइन। ठीक है। तो 2020 को इन्होंने बोला था कि हम जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन की एड देंगे। क्यों देंगे भाई? क्योंकि इन्होंने पोल्यूशन किया है, उसकी वजह से इन्होंने एग्री किया था कि हम आपको मदद करेंगे, हम आपको फाइनेंशियली एड करेंगे, तो आप अपनी टेक्नोलॉजी में अपडेट कर सकते हो, तो आपको पोल्यूशन कम करना पड़ेगा। यू कैन शिफ्ट फ्रॉम कोल एनर्जी टू द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको आप शिफ्ट कर सकते हो, इसकी वजह से हम आपको मदद करेंगे। लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं किया है, ये इसमें फेल हुए। रिपोर्ट सेट दैट द डेवलप्ड कंट्री मोबिलाइज द $89.6 billion in 2021 that finances adoption fall by 14% in 2021 compared to 2020। तो अभी तक डेवलप कंट्रीज ने सिर्फ इतना ही
फाइनेंस मोबिलाइज किया है और ये 2021 से 14% कम है। ठीक है, 2021 में इन्होंने 14% कम किया 2020 से। तो ये इन्होंने यहाँ पे ये बातचीत बोली, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद मत रखिए। बस ये देखिए, OECD is a large group of rich countries including USA, UK, Germany, France, Switzerland, Canada, and others. The report, as such, offers a peek into the idea of a climate finance ahead of कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की जो मीटिंग होने वाली है, टॉक्स इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेक्स्ट वीक में मीटिंग होगी। OECD report showed that the $37.1 million mobilized in 2021 by the public sector and 49.6 billion was provided as a loan। तो ये रिपोर्ट ये दिखाती है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक सेक्टर ने इतने पैसे खर्च किए और उसमें के 49.6 बिलियन एज अ लोन दिए गए डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, तो यूएसए ने हमेशा बोला है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका रोल यहाँ पे बढ़ना चाहिए, आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। प्राइवेट सेक्टर ने भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट फाइनेंस में ऊपर काम करना चाहिए और इट विल हेल्प टू देम। ठीक है, ये यूएस का स्टांस है यहाँ पे कि आप सिर्फ गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांग सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू एडॉप्शन पूल। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, said that the children living in the child care institution whose parent had not visited them over a year or unfit parents or guardians should be identified and brought into adoption pool। जो बच्चे हैं जो इंस्टीट्यूशनल केयर चाइल्ड चिल्ड्रन जो रह रहे हैं अभी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर और जिनके जो गार्डियंस हैं वो अनफिट है, जिनके पेरेंट्स उनको मिलने नहीं आ रहे, 1 साल हो गया, तो आप उनको अडॉप्शन पूल के अंदर डालो तो उनको कोई अडॉप्ट कर लेगा। द कोर्ट डिफाइन द अनफिट गार्डियंस, कोर्ट ने डिफाइन किया अनफिट गार्डियन किसको बोलते हैं, एज समवन हु इज अनेबल और अनविलिंग फॉर पेरेंटिंग, indulging in drug alcohol abuse, known to have abused or neglected the child, having a criminal record and need of care, themselves mentally unsound। ठीक है, ये इन्होंने डेफिनेशन बताई अनफिट गार्डियन की, तो इन सारी चीजें होगी तो वो पेरेंट ही अनफिट है। Bench headed by the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, turned its focus on finding by the कारा। कारा क्या है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो इसको डेवलप किया गया था, अगर किसी को भी अगर बच्चा अडॉप्ट करना है तो आपको इस अथॉरिटी का परमिशन लेना चाहिए, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का। तो क्या बोला डीवाई चंद्रचूड़ ने, फोकस ऑन द फाइंडिंग बाय कारा। कारा की क्या फाइंडिंग है, दैट द मेनी चिल्ड्रंस वर लिविंग इन इंस्टीट्यूशंस फॉर अ ईयर विथ अंडरमाइंड लीगल स्टेटस। तो उनको कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है लेकिन वो इंस्टीट्यूशन केयर के अंदर रह रहे हैं। ऑल सच चिल्ड्रन शुड बी आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट वाइज in category of unfit parents or if their parents or guardian have not visited them at least 1 year or more or vice versa। ठीक है, तो उनको इस डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगराइजेशन करो, ये इन्होंने बोला है, अच्छी बात बोली। द डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरी शुड मेक कोलैबोरेटिव एफर्ट टू ब्रिंग मोर चिल्ड्रंस इनटू द एडॉप्शन पूल। डिस्ट्रिक्ट ने काम करना चाहिए उनको एडॉप्शन पूल में लाने के लिए। द कोर्ट सेड दैट द, इनके ऑर्डर के अंदर इन्होंने बोला है, द कोर्ट ऑर्डर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी to begin a bi-monthly drive to identify children in the orphan band surroundings, OAS, orphan band surroundings, categorically in the institutions starting in November 7, 2023। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है स्टेट्स को, यूटी को, यूनियन टेरिटरीज को, बाय मंथली आप आइडेंटिफाई करो जो चिल्ड्रन है वो ऑर्फन बैंड सराउंडिंग्स में है और उनको इंस्टीट्यूशंस में भर्ती करो। द कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट्स एंड यूटी टू compile the data on potential children for adoption, especially among those languishing in the child care institutions, and hand over details to the कारा डायरेक्टर। ठीक है, तो अगर आपको भी कुछ ऐसा मिलते हैं तो आप भी इसको डाटा ये करो, इन्होंने बोला है कारा को डाटा दिया जाए क्योंकि वो डाटाबेस रखती है सारे बच्चों का। इट इज अ इम्पेरेटिव फॉर द स्टेट्स टू इंश्योर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल orphan band surrounding children in the districts on the Kara caring portals। The court said, the court ने बोला कि caring portal के अंदर OAS orphan band surrounding जो children से उनका डाटा होना चाहिए। The bench highlighted that the huge mismatch between the children available for legal adoption and the number of prospective adoptive parents according to the Kara online portal
द चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम और केयरिंग्स, ये जो पोर्टल है उसके ऊपर डाटा दिया गया है, उसमें ह्यूज मिसमैच है कि जिन लोगों को अडॉप्ट करना है बच्चा और कितने बच्चे अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है उस दोनों के बीच में. द स्टेट वाइज ब्रेकडाउन ऑफ द फिगर प्रोवाइडेड बाय द कारा रिप्रेजेंटेड बाय द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी showed that the 2146 children were available for adoption as on October 28, 2023. तो कारा के डाटा के हिसाब से 2146 जो चिल्ड्रन है वो अवेलेबल अडॉप्शन के लिए, एज अपोज टू अबाउट दिस 30,669 रिस्पेक्टिव adoptive parents have been registered for the country adoption as October 2020. तो इसके खिलाफ अगर आप देखोगे इसके अपोजिट में तो इतने पेरेंट्स ने 30,000 अप्रोक्सीमेटली पेरेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर अडॉप्शन. They have to wait between 3 to 4 years for getting a healthy young child due to the huge mismatch in the number of registered respective adoptive parents and children available for adoption in the order noted. तो इतना गैप है कि उनको 2 से 3 साल वेटिंग पीरियड रह सकता है क्योंकि चिल्ड्रन उतने अवेलेबल नहीं है, ये उन्होंने बोला है. Further, it is emerged in the court out of the 760 districts in the country, only 390 districts have special adoption agency. तो ये important point है, जो 760 डिस्ट्रिक्ट है वर्ल्ड इंडिया के अंदर उसमें से सिर्फ 390 डिस्ट्रिक्ट के अंदर adoption agencies है. Adding to these, reason for delay in the adoption procedure is fact that the prospective adoptive parents prefer children up to the age of 2 for adoption. तो बच्चे की उम्र अगर 2 साल तक ही होगी, उससे ज़्यादा होगी तो वो अडॉप्ट नहीं करते उसको, ये उन्होंने बोला. तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, बस इसके अंदर इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है. जिसमें अनफिट पेरेंट्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, देखते हैं आगे क्या है. Israel expand the attack in the northern Gaza. Battles militants near refugee camps. तो refugee camps के ऊपर भी बैटल अभी मतलब कर रहे, ठीक है. और इसराइल अटैक नॉर्दर्न गाजा में उन्होंने एक्सपांड किया, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद वर्ल्ड रेसिंग वेल पास्ट वार्मिंग लिमिट्स यूनाइटेड नेशंस से अहेड ऑफ टॉक्स. तो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होने वाली, उससे पहले इन्होंने बोला है कि वार्निंग लिमिट से बाहर दुनिया जा चुकी है 1.5 जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया से 1.5 डिग्री सेल्सियस जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया का जो टेम्परेचर थे उससे ज़्यादा आपने डिटरमाइन किया था, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, तो उससे ज़्यादा हो चुका है अभी. अर्थ इज स्पीडिंग टू 2.5 डिग्री सेल्सियस टू 2.9 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग सी इन द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स. प्री इंडस्ट्रियल टाइम जितना टेम्परेचर था उससे 2.5 टू 2.9 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने वाला है. इस स्पीड से अपन जा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है. सेट टू ब्लो वेल द पास्ट एग्रीड अपॉन एग्रीमेंट्स क्लाइमेट थ्रेशोल्ड्स और यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट कैलकुलेटेड. तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने ये बोला. टू हैव एन इवन मनी शॉट एट कीपिंग वार्मिंग द 1.5 डिग्री Celsius limit adopted by the 2015 Paris Climate Agreement, the countries have to slash their emissions by 42% by the end of this decade, says the United Nations UNEP, United Nations Environment Program's emission gap report issued on the Monday. जो emission gap report आई है, किसकी आई है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, ठीक है. इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर अपन डिसाइड किया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट अडॉप्ट की जाएगी, तो उसको आपको अटेंड करना है. तो 42% आपको इमिशन कट डाउन करना पड़ेगा इस दशक के पहले, ठीक है. ये इन्होंने इस न्यूज के अंदर इतना ही है. ऑन फ्राइडे द ग्लोबल हीट 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री. ये इंपॉर्टेंट न्यूज है. पहली बार मानव के इतिहास के अंदर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर वी हैव नोटेड, ठीक है. तो ये इन्होंने बोला यहाँ पे फ्राइडे को, ये ग्लोबल टेम्परेचर हिट किया है 2 डिग्री सेल्सियस, जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसकी बात कर रहे हैं, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे एक मिनिस्टर ने बोला था कि वी कांट डायरेक्टली शिफ्ट फ्रॉम द कोल एनर्जी टू द रिन्यूएबल एनर्जी, उससे रिलेटेड थोड़ा आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंडियन इमिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्री बिटवीन द 1750 to 2021 was around only 3.3% ऑफ द ग्लोबल टोटल. जो ग्लोबल टोटल के अंदर
जो फॉसिल फ्यूल का इमिशन हो रहा है वो सिर्फ इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 3.3%। बिहाइंड द यूरोप का कितना 31%, यूएस का 24%, चाइना का 14%। फॉलोइंग द नीड्स ऑफ द 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज द फंडामेंटल ड्यूटी टू विच वी मस्ट अटेंड। तो इंडिया के पास 17% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से सिर्फ अपना 3.3% इमिशन है, ये इन्होंने बोला। इंडियाज कोल कंटेन्स हाई लेवल ऑफ एशेस। इंडिया के जो कोल है उसके अंदर जो एशेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू दोज माइंड एल्सवेयर। बर्निंग कोल विद द मोर एशेस erodes boiler tubes and compounds affecting the planet's availability, efficiency and performance। ठीक है, तो इंडिया के जो ऐश है उसमें लेवल ऑफ कोल है जिसके अंदर ऐश कितना लेवल है 30 to 35%, इतना इसको याद रखिए। तो वी कैंट शिफ्ट डायरेक्टली, और इतना बर्डन भी इंडिया कोल के प्रोडक्शन से वर्ल्ड के ऊपर नहीं डाल रहा है। ठीक है, जितना अपन ने किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर द डिस्कशन। एंड आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है।